नमस्कार। देश का सबसे पुराना न्यूज चैनल जी न्यूज, देश का सबसे भरोसेमंद न्यूज चैनल जी न्यूज और इसी जी न्यूज पर बहस के नंबर 1 शो ताल ठोक के में आपका स्वागत है। मैं हूं दीपक चौरसिया। जैसा कि आम भारतीय परिवारों में होता है, इधर बाराती और मेहमान रवाना नहीं हुए, उधर एनालिसिस शुरू। ये अच्छा नहीं था, वो अच्छा नहीं था, केटरर बेकार था, हॉल बड़ा था, छोटा था, शादी में एक फूफा हमेशा नाराज ही रहता है। उसके बाद ये भी कि फला को क्यों बुलाया, फला को क्यों नहीं। फिर इस बहस में कोई फिलोसफर भी एंट्री लेता है जो कहता है कि सब बेकार था, सब दिखावा था। 2 दिन का G20 खत्म होने और भारत की वाहवाही होने के बाद देश की सियासत एक बार फिर इसी मोड़ पर आ गई है। कैसे आई है ये बताते हैं। कांग्रेस के नेता और पूर्व विदेश मंत्री और कांग्रेस में इस वक्त फॉरेन पॉलिसी के सबसे बड़े प्रामाणिक एक्सपर्ट शशि थरूर ने G20 की कामयाबी के लिए सरकार की तारीफ की। शशि थरूर ने G20 के घोषणा पत्र को भारत की बड़ी कूटनीतिक जीत बताया। यूक्रेन मुद्दे को बेहतर ढंग से संभालने के लिए सरकार की तारीफ की। विदेश मंत्री एस जयशंकर और उनकी पूरी टीम को भी बधाई दी और ये भी कहा कि जहां श्रेय लेना बनता है वहां श्रेय देना चाहिए। जहां राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे से लेकर टॉप टू बॉटम कांग्रेस के सारे नेता सरकार को कोसने में लगे रहे। महंगी होटलों में क्यों ठहरा रहे हो ये पूछते रहे, इतना खर्चा क्यों कर रहे हो ये पूछते रहे, चांदी की प्लेट में क्यों खिला रहे हो ये पूछते रहे, झुग्गियां क्यों ढक दी ये पूछते रहे, आवारा कुत्तों को क्यों पकड़ लिया ये पूछते रहे। ऐसे कई सारे सवाल। ऐसे में शशि थरूर का मोदी सरकार की तारीफ करना सबसे ज्यादा कांग्रेस को ही अजीब लगा। ये एकदम पार्टी लाइन से उलट है। हालांकि थरूर ये सफाई देते रहे कि भाई ऐसा ही जिस तरह आम सहमति बिठाई आपने पूरी दुनिया को के साथ बैठकर, उसी तरह अपोजिशन पार्टी से डील करें। पर क्या बीजेपी ऐसा करेगी? और क्या है बीजेपी की राजनीति, क्योंकि उसे तो चुनाव में जाना है और अगला लक्ष्य इसका है 2024 का आम चुनाव। तो इस पर ही हम बात करेंगे। बहुत खास मेहमानों का पैनल होगा, लेकिन उससे पहले अभी तक अपडेट। So the Delhi Declaration is undoubtedly a diplomatic triumph for India. देश का नाम रोशन होता है, देश को ताकत मिलती है, तो उसको विरोध करने का कोई जरूरत नहीं। It is not easy to pull off a diplomatic negotiation like this. They both seem to have put in a lot of hard effort, and I think one should give credit where credit is due. थरूर साहब उसमें अच्छाई देख रहे हैं तो अच्छी बात है। उम्मीद करूंगा कांग्रेस के बाकी नेता भी, उनके नेता भी जो विदेश में घूम रहे हैं, इसमें अच्छा देखें। कभी G20, कभी कोई और 20, कभी 24, सब चलता रहता है। राहुल गांधी जी विदेशी धरती पर जाकर भारत की छवि को खराब करने में लगे हैं। जनता को क्या फायदा होगा? लोगों को बुला के ऐसा कर दिया, देश का प्रॉपर्टी बर्बाद हो। सबको एक मत कर फिर सर्वसम्मति के साथ इस प्रकार का एक डिक्लेरेशन कर लेना अपने बड़ी जीत थी और अपेक्षा करते हैं कि बाकी जो विपक्षी दल हैं वे भी इसको समझेंगे। इस अधिकारी ने काम अच्छा किया तो उसमें कहने में कोई आपत्ति नहीं, लेकिन ओवरऑल अगर सरकार की बात करें तो सरकार की विदेश नीति भी फेल है और G20 के अंदर जिस तरह का आउटकम आना चाहिए था वैसा नहीं आया है। G20 से देश का नाम हुआ है, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं, लेकिन बीजेपी ने राजनीति करने में कोई कसर छोड़ी नहीं। ठीक है, तो बहुत अच्छी बात है। यहाँ पर क्या दिलचस्प बात है? दिलचस्प बात यह है कि जैसा आउटकम होना चाहिए था वो नहीं आया, ये कह रहे हैं आलोक शर्मा। वहीं शशि थरूर कह रहे हैं कि G20 का घोषणा पत्र भारत की एक बड़ी कूटनीतिक जीत है। डॉक्टर अनुराग भदौरिया मेरे साथ हैं, समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता। धीरेन्द्र कुमार जी हैं, लोक जनशक्ति पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता। रोहन गुप्ता जी हैं, कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता। और के शर्मा जी हैं, बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता। लेकिन आज अनुराग भाई आपसे शुरुआत कर रहा हूँ, कृपया दृष्टि बरकरार रखिएगा। मैं आपसे ये जानना चाहता हूं कि जुड़ेगा इंडिया, जुड़ेगा भारत, जीतेगा इंडिया। नारा तो ठीक से लगा दो डॉक्टर साहब, नारा तो ठीक से लगा दो। आप नारा ही भूल जा रहे हैं। जुड़ेगा भारत, जीतेगा इंडिया। जुड़ेगा इंडिया बोल दिया आपने। बोलते रहा हूं,
अरे ठीक से नारा तो लगा लो भाई, आपको प्रैक्टिस नहीं पड़ी है, आपको प्रैक्टिस पीडीए की है, पीडीए की। अरे भाई बोल तो दिया। कोई बात नहीं। डॉक्टर साहब ये बताइए कि कुत्ते पकड़ने वाले जो दिल्ली वाले थे वो फ्री हो गए हैं, तो अखिलेश जी उनको जो है, अखिलेश जी उनको बोल रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में भेज दीजिए उन कुत्ते पकड़ने वालों को। तो ये कौन है भाई? G20 में आपको यही दिखा पूरा। और मुझे बता दीजिए G20 है क्या, ये बता दीजिए डॉक्टर साहब। आप पीएचडी हैं आप, डॉक्टर अनुराग भदौरिया हैं आप, बताइए G20 है क्या? देखिए नहीं, मैं क्यों बना? एक मिनट सुनिए ना, मुझे बोलने दीजिए। अरे मुझे बोलने दीजिए, बोलने दीजिए। 20 देशों का मैं बताऊंगा, लेकिन मुझे बोलने दीजिए। सवाल ये है कि जो उन्होंने डॉग की बात की, जैसे आपने उसकी मजाक उड़ाया, सवाल ये नहीं है। सवाल ये है कि उत्तर प्रदेश के अंदर में जिस तरह से आप देख रहे हो, कुत्तों की वजह से जिस तरह से कई लोगों की मौत हुई, कई बच्चे की मौत हुई, आपने देखा काट लिया गया था। इस तरह से जानवर भी रोड पे घूम रहे हैं, कितने लोगों को एक्सीडेंट होकर मौत हो रही है। तो ये जिम्मेदारी सरकार की बनती है कि जो कुत्ते हैं जो बेवजह दिक्कत में पैदा करते हैं। मैंने आपकी बात बिल्कुल मानी, मैं इनकार नहीं कर रहा हूँ, ये एक बड़ी समस्या है उत्तर प्रदेश में, मैं इनकार नहीं कर रहा हूँ। पर G20 में सिर्फ कुत्ते पकड़ने वाले दिखे। सुनिए, बड़ी समस्या नहीं है, बड़ी समस्या। अरे सुन, वही, अरे मेरी बात तो सुन लीजिए। वही मैं आपसे कहना चाहता हूं कि भाई जब वहां पे, जब अभी G20 हुआ, 20 देशों से लोग आए, तब वहां पे कुत्ते गायब कर दिए गए, जानवर भी नहीं दिखे, लोगों की गरीबी भी ढक दी गई। तो मैं तो चाहता हूं कि ऐसा हो ही क्यों? गरीबी जो हमारे है देश के अंदर में, उसकी गरीबी को तो आप उसको रोजगार देके, उनको शिक्षित करके खत्म कर दो ना, ढकने से खत्म नहीं होगी। कुत्ते अपने दिल्ली में पकड़ लिए, जानवर दिल्ली में पकड़ लिए, चलो ठीक है, अच्छा किया आपने पकड़ लिया, अच्छी बात है, पकड़ना भी चाहिए। इतने देशों के राष्ट्राध्यक्ष आए थे, अच्छा नहीं लगता है ये हमारी सुरक्षा की दृष्टि से भी और वैसे भी देश के लिए। लेकिन ये काम अगर निरंतर 365 दिन होता रहे तो देश कितना उन्नति कर जाएगा। मैं ये कहना चाहता हूं कि ये जानवर और कुत्तों पे कार्रवाई हमेशा होती रहे, क्योंकि हम हिंदुस्तानी, हमें तो यही रहना है ना। अब हमारा बच्चा अगर कुत्ते काटने से मौत हो जाए तो इससे ज्यादा चिंता की बात नहीं होती। मेरे लिए तो फिर कोई मतलब ही नहीं होता ना इस देश दुनिया का, जब मेरा बच्चा नहीं जा रहा हूं, मैं आपकी सब बात मान रहा हूं, पर पूरी G20 में आपको कुत्ते पकड़ने वाले दिखाई दिया अखिलेश भाई को। मेरे प्रिय मित्र है मेरे वो, जब से वो राजनीति में नहीं आए थे तब से टीपू नाम से बुलाते थे। उसकी भी बात कह रहा हूं जी। अरे सुनिए, जब से मैं तो G20 की जो गरीबी ढकी गई उस पर भी मैं सवाल कह रहा हूं कि गरीबी को एक सवाल और थोड़ा अमीर में बदल ये मेरे एक दर्शक ने मुझसे, मेरे दर्शक ने पूछा था कि कोई भी विपक्षी प्रवक्ता है तो उससे पूछेगा, उनसे बोले आपके घर में कोई मेहमान आता है, आपके घर में कोई मेहमान आता है तो क्या आप घर को सजाते संवारते हो कि नहीं सजाते संवारते हो? बताओ आप। कुछ गंदा है, कुछ गलत है तो उसको पीछे कर देते हो, करते हो कि नहीं करते हो? बताओ। अब मैं, हाँ तो सुन लीजिए मेरी बात, आप करते हो या नहीं करते हो? बताइए ना। अगर मेरी बात सुन तो लीजिए। जिसके जो व्यक्ति झोपड़ी में रह रहा है, जिसके पास 2 वक्त का खाना नहीं है, वो किस मेहमान को बुलाएगा ये बताइए ना। मैं आपसे पूछता हूं, जब आपने सवाल पूछ ही दिया है, जिसके पास खुद का खाने को नहीं है, वो रोड पे रह रहा है, मेहमानों को कहां सुलाएगा? जरा बता दीजिए, मैं आपसे पूछ लेता हूं सवाल। अरे हमें मतलब 140 करोड़ लोग सड़क पे ही सो रहे हैं, अनुराग भदौरिया, यानी 140 करोड़ लोग सड़क पे ही सो रहे हैं। अरे मैं कह रहा हूं, अरे मैं कहता हूं, अरे झोपड़ी में भी बुलाता है भाई आदमी, झोपड़ी में भी अपने नाते रिश्तेदारों को चाय पिलाने के लिए जो लोग परेशान बुलाता है, जो अपने बच्चों की फीस नहीं भर पा रहे हैं, जिनको नहीं, जो किसान अपनी लागत नहीं निकाल पा रहा है, बेचारा परेशान है, उसकी लागत भी निकलना चाहिए। मैं फिर कहता हूं, अरे G20 के घोषणा पत्र में इसका भी सॉल्यूशन है, आपको पता नहीं है? हम उसको घोषणा पत्र को पढ़िए, उसका सॉल्यूशन है। अरे सॉल्यूशन क्या, आप 6 महीने, अरे सुनिए मेरी बात सुनिए, ये उन्होंने, देखिए भारतीय जनता पार्टी के घोषणा पत्र पे और दिल्ली घोषणा पत्र में फर्क है, ये मैं मानता हूं, बिल्कुल फर्क है, क्योंकि घोषणा पत्र बहुत तैयारियों के साथ बना है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के बात पे यकीन करना बड़ा मुश्किल काम होता है, आप भी जानते हैं। भारतीय जनता पार्टी जो सपने दिखाया था कि क्यूटो बन जाएगा, क्या देश में क्यूटो बन गए, सिटी क्यूटो बन गए क्या, या किसानों की इनकम दोगुनी हो गई, या यहाँ पे बेरोजगारी खत्म हो गई? उन्होंने तो बहुत कुछ कहा था, महंगाई एकदम खत्म हो जाएगी। क्या महंगाई खत्म हो गई? डीजल जो 60 रुपए मिलता था 65, अब वो 100 के पार चला गया डीजल पेट्रोल। हम उस पर भी नहीं जाना चाहते। आज बेरोजगारी की दर क्या होगी? 8% से ऊपर हो गई। आप सोचिए आप क्या हालत होगी, क्या महंगाई की दर 7.5 के ऊपर हो चुकी है। तो मैं कहना चाहता हूं आपसे कि हमें देश के बारे में जो आपने ढका गरीबी को, वो पर्दे से ढकने की जरूरत ना पड़े।
इतना अच्छा देश हो कि कोई भी निकल के जाए तो पता चला झोपड़ियां है ही नहीं, वहां पे अच्छे लोग, काम करने वाले लोग रह रहे हैं। अगर छोटे घर भी हैं तो वो रोजगार पा गए, इसलिए उन्होंने घर को भी अच्छा सजा दिया है। हमें दूसरों की सजाने, सरकार को सजाने की जरूरत ना पड़े, लोग अपने घर को खुद ही सजा लें, क्योंकि उतने सक्षम हो, उनको किसी की जरूरत ना पड़े, अपना घर खुद ही सजा लें। लगे गाड़ी कोई राष्ट्राध्यक्ष निकले तो देखे क्या हिंदुस्तान के लोग रहते हैं, छोटा सा घर जरूर है, मिडिल क्लास का जरूर है, लेकिन इसके पास सक्षम है, इसने अपना घर सजा लिया है। ऐसा हम अपने लोगों को पैरों पे खड़ा करें, ऐसा हिंदुस्तान हो, इसकी मैं कल्पना करता हूं, परिकल्पना भी करता हूं। ऐसा हिंदुस्तान होना चाहिए, हम ये बात कर रहे हैं। आप उसको उसकी छोटी चीज से जोड़ना चाहते हो, हमारा आशय सोचिए। मैंने तो सवाल पूछा सर, आप नाराज हो रहे हैं। मैंने सवाल पूछा कि अखिलेश यादव को G20 में खाली कुत्ते पकड़ने वाले दिखे। मैं तो सवाल पूछ रहा हूं, धीरेन्द्र भाई का जवाब ले लेते हैं। आपने पूरी बात कर ली, बड़ी बात बता दी जो आप नहीं पकड़ पाए। तो मुझे तो सर मैं तो पकड़ ही नहीं पाता हूं ना, मैं तो इसीलिए डॉक्टर अनुराग भदौरिया को बुलाता हूं। राष्ट्र के लोगों की समस्या की बात कर रहा हूं, राष्ट्र के लोग कैसे वो पकड़े और मुझे दे दे बात पकड़ के, एक जगह अटके पड़े। धीरेन्द्र भाई का जवाब, उसके बाद बहस की शुरुआत करें। चाहते ये भी समस्या है। देखिए दीपक भाई, अब इनका बेटा गया है, हमारी सरकार बिल्कुल सजग है। निश्चित तौर पर देशवासियों को कुत्ते पकड़ने वाले लोगों से, कुत्ते पकड़ने वाले लोग रखे हैं, कुत्तों से महफूज रखेगी, इसमें चिंता की बात नहीं है। अब इनको, इनके नेता को जी का मतलब शायद घोसी भी कहीं ट्वीट किया था कि इनको समझ में आ रहा है, पता नहीं कहां से पढ़े हैं, हमको नहीं पता है, लेकिन जी का मतलब शायद घोसी आया था, और 20 का मतलब पता नहीं, ये लोग 420 वाले लोग क्या समझते हैं, मैं उस पर जाना नहीं चाहता हूं। इन लोग को अब है कि साग में हल्दी नहीं है। इतना बढ़िया हुआ है डिक्लेरेशन लीडर्स मीट का, पूरे दुनिया वाहवाही कर रही हमारे देश का। ग्लोबल साउथ में 55 देश आज हमारी स्वीकारता को स्वीकार कर रहे हैं। गरीब देश उसमें से ज्यादातर है, उनकी आवाज हम बन के आगे बढ़े हैं। ये लोग कह रहे हैं कि हम लोग गरीबी हटा दे रहे हैं, उनके आने के बाद से गरीबों को दूर कर दे रहे हैं, और जिनके साथ ये पार्टनरशिप लेकर बैठे हुए हैं कांग्रेस के साथ, गरीबी हटाओ का तो नारा दिया था, क्या हुआ आज तक? गरीबी तो नहीं मिटी, लेकिन गरीबों को ही लोग हटाते रहे। आज विश्व में इतने तरह का डिसीजन हुआ, 87 या 81 शायद इसमें जो है उस पर सहमति बनी पूरे विश्व की। ये कोई साधारण बात है क्या? टेम्पलेट बना है यहाँ का जो घोषणा पत्र है। अनुराग जी तो पढ़े लिखे हैं और IIM से पढ़ा हुआ व्यक्ति है, फिर भी सर के बल अगर खड़ा होकर ये सब बात बोलता है तो हमें तो IIM पे सवाल उठाने में पड़ता है। मतलब बता दो प्रभु, इसका मतलब, अरे G20 का मतलब बता दो प्रभु। अरे सुनो, मैं बताता हूँ एक एक चीज। अरे G20 का मतलब बता दो ना। अरे मैं एक ये सवाल तो मैंने आपसे पूछा था, आपने बताया ही नहीं। ये सवाल तो मैंने आपसे पूछा था, आपने बताया नहीं G20 का मतलब। उसका मतलब अभी गूगल किया है आपने। चूंकि अगर मैं दूसरे में नहीं, गूगल नहीं, G20 का मतलब तो मैंने आपको 20 देश बोल ही दिया था, क्योंकि मैं जानता हूं मुझे उलझाओगे, मैं अपनी बात कह नहीं पाऊंगा, आप काट के भाग जाओगे इधर उधर, क्योंकि आप विपक्ष को समय देते नहीं हो। अब मैं पूछ लूं ना G20, मैंने तो 20 देश से बोला था, अब आप बता दो क्या है उसका मतलब। आप बता दो ना G20 का मतलब। पहले मैं आपसे पूछ रहा हूं, आप ये जवाब दीजिए कि इतनी बड़ी चीज हुई, पूरी दुनिया आपके देश का मान कर रहा है, दिल्ली घोषणा पत्र क्या है, देश का आपका सम्मान कर रहा है, पूरा विश्व आपके नेता का आदर कर रहा है। आप कहाँ पड़े हुए? कभी तो राजनीति से अनुराग भदौरिया जी बाहर निकलो, देश के लिए कभी कभी तो सोचो। मैं बधाई देता हूँ उन कई मित्रों को, विपक्ष के कई मुख्यमंत्री ने। अब एक चीज बताइए, आप लोग कह रहे थे कि आपको कौन बोलने नहीं दे सकता सर? आप तो मिसाइल दागते ही रहते हैं लगातार। दीपक जी, इन लोगों ने आरोप लगाया था कि अच्छा, तो मौका दे दीजिए। धीरे धीरे बहस को आगे बढ़ाते हैं। सुनिए, अनुराग भदौरिया जी बोलने नहीं देंगे, वो लगातार बोलते ही रहते हैं, उनको ब्रेक लगाना आता ही नहीं, इसीलिए उनकी गाड़ी कभी कभी बार बार एक्सीडेंट हो जाता है। ये बिना अरे गाड़ी चलाते ब्रेक लगाया करिए। रोहन जी के पास जाऊंगा, वो थोड़ा लेट से जुड़े हैं, लेकिन मेरे को अखिलेश जी का ट्वीट पढ़ के ऐसा लगा कि महंगी थाली में क्यों खिलाया। अखिलेश जी अगर प्रधानमंत्री होते तो जो बाइडेन को पहले आजादपुर मंडी ले जाते, बोलते कि यहाँ पे सब्जी खरीदिए, फिर वो उनको ले जाते, आलू पूरी के पैकेट खिलाते, टेंट हाउस में ठहराते। ऐसा ही करते हैं डॉक्टर साहब, गरीब देश है भारत, इसलिए आलू पूरी के पैकेट दे देते जो बाइडेन को, टेंट हाउस में ठहराते। दीपक जी जी
रोहन भाई दीपक जी, आप आशय नहीं समझ पा रहे। मैं बोलूं? इस बात की है अच्छा कि ठीक जो है, लिखा गया चलो मेरी आवाज आ रही है आपको? रोहन भाई अब आ रही है, बिल्कुल ठीक। बात मैं करता दो सवाल थोड़ा सीरियस नोट पे इसको ले जाना चाहता हूं। 2 सवाल। आलोक शर्मा जी ने कहा कि जैसा आउटकम होना चाहिए था वो नहीं हुआ। ये कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता है। शशि थरूर जी कहते हैं G20 का घोषणा पत्र भारत की एक बहुत बड़ी कूटनीतिक जीत है। और कांग्रेस ने क्या कहा है, भारत सरकार हमारे गरीबों को और बदजुबान जानवरों को पकड़ने में लगी है। ये ठीक है, चलिए आपने कह दिया, पर ये सीरियस नोट है। मैं सीरियसली आपसे सवाल पूछ रहा हूं। आलोक शर्मा कह रहे हैं, कांग्रेस पार्टी के ज्यादातर नेता कह रहे हैं कि तो डिजास्टर है, और शशि थरूर कह रहे हैं जो खुद कूटनीतिज्ञ हैं, विदेश राज्य मंत्री रहे हैं, उनका कहना है कि ये भारत के लोक कूटनीति की एक बहुत बड़ी जीत है, दिल्ली डिक्लेरेशन। कौन सही है? देखिए दीपक जी, आप बिल्कुल, मैं आपको पूरा जो पर्सपेक्टिव है पूरा समझा दूं कि जैसे 2-3 चीज़ों को मिक्स करके अपने हिसाब से हमेशा भाजपा की एक नीति रही कि हर चीज़ में वो लोग राजनीति करते हैं। देखिए पहली बात है, जब G20 की प्रेसिडेंटशिप इंडिया को मिली तब पूरा देश खुश था, क्योंकि ये पूरे किसी एक पार्टी की बात नहीं है, ये हमारी परंपरा, ये हमारे देश की धरोहर की जीत है कि सालों की जो सरकारों की मेहनत है वो रंग लाई और यहाँ पे प्रेसिडेंटशिप हो रही है। ये जब G20 का कार्यक्रम देश में होना था तब मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स ने 990 करोड़ का बजट अप्रूव किया। ठीक है, उसमें कोई आपत्ति नहीं थी, इतना बड़ा कार्यक्रम होता है आप कीजिए, जरूरी है क्योंकि देश की प्रतिष्ठा का सवाल है। अभी आपने कहा कि जो बाइडेन को आलू की सब्जी खिलाते, ये खिलाते, मैं कहूंगा कि जो चीज जरूरी है देश की प्रतिष्ठा के लिए वो करना चाहिए और पूरा देश उसके साथ में खड़ा है। आंकड़ा जो दीपक जी आ रहा है 4100 करोड़ इसके ऊपर खर्च किए गए। और जब मैं दूसरा पॉइंट आपको बता रहा हूं, एक होता है डिप्लोमेसी के देश के लिए कीजिए, जरूरी है। अगर घोषणा पत्र बड़ी जीत है ये मानते हैं, अगर रशिया आता, सुनिए दीपक जी, मेरी बात को मैं खत्म कर दूं, मैं सारी चीजें बहुत क्लियरली कर लूं कि आज की डिबेट एक सीरियस सब्जेक्ट पे है। आप जिस प्रकार से उसको ले जाए वैसे इतना सिंपल नहीं है। अगर रशिया और चाइना आते यहां पे तो ये जो G20 की जो रौनक है और उसको और खूबसूरती आती, क्योंकि हमारा जो उद्देश्य है रशिया और चाइना नहीं आए, जो हमारी जमीन पे बैठा है। मैं आ रहा हूं, मेरी बात सुनिए। कौन कह रहा है रशिया और चाइना ना आए? और चाइना से प्रेम क्यों? आपके जो उनके डिसीजन मेकर, देखिए डिसीजन मेकर जो होते हैं, आज अगर चाइना के जी पिंग है इंडोनेशिया जा सकते हैं, अभी हमारे प्रधानमंत्री जी को आके मिले, और अगर भारत में नहीं आता एक मैसेज तो देता है। अगर पुतिन जो है रशिया से यहां पे नहीं आते, मैसेज भी देता, उनका वीडियो मैसेज भी नहीं हुआ। तो हमारा, मैं जो कूटनीति चाइना के प्राइम मिनिस्टर आए, रोहन जी, चाइना के प्राइम मिनिस्टर आए। दीपक जी मेरी बात, एक लाइन उसके बाद में नहीं बोलूंगा, 2 मिनट तक नहीं बोलूंगा। चाइना के प्राइम मिनिस्टर आए और रशिया के विदेश मंत्री आए। ऐसा ही होता है इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंसेस में, वो दोनों पार्टिसिपेट किए। और जब हम चाइना के BRI के खिलाफ एक पूरा घोषणा पत्र ला रहे हैं, आपको लगता है चाइना आएगा? बिल्कुल नहीं। देखिए अगर ऐसा होता तो अगर इंडोनेशिया में जीपी आते तो यहां पे आते, कूटनीतिक तरीके से हमको प्रेशर करना चाहिए था। बहरहाल जो भी हुआ, मैं ये नहीं बोलता हूं कि उससे ये G20 सफल नहीं हुआ या जो उसमें काम नहीं हुआ। मेरा ये कहना है कि जब 990 करोड़ सैंक्शन हुआ, और ये आंकड़ा है एक जो अभी RTI के माध्यम से एक आंकड़ा है कि 51 करोड़ रुपए आउटडोर एजेंसी में प्रमोशन में उसके स्पेंड हुए। 51 करोड़ यहां पे एडवर्टीजमेंट करने के लिए। अगर कूटनीतिक है, 990 करोड़ का बजट है, तो 4100 करोड़ जब आप खर्च कर रहे हैं, तब आप कूटनीति के नाम पे जो राजनीति करना चाह रहे हैं उसके खिलाफ है पूरा देश। आप कीजिए कूटनीतिक के दृष्टि से जो भी देश को करना है, अच्छा खाना खिलाइए, उनको बात करिए, जो डिक्लेरेशन है वो करिए, ऑल दीज थिंग्स आर गुड। बट आप उसका राजनीतिक तरीके से उपयोग करके एक मार्केटिंग करने का जो बात करते हैं वो चीज गलत है। क्यों गलत है? अगर G20 की हम बात करें, सबसे कम प्रति व्यक्ति आय किस देश की है? भारत देश की है। क्यों ये सरकार उसमें कुछ नहीं कर पा रही? जब से वो लोग शासन में आए हैं, प्रति व्यक्ति आय में करीब 70% की वृद्धि हुई है। उसके पहले की जो सरकार थी, जो यूपीए की, तब प्रति व्यक्ति आय में 150% से ज्यादा की वृद्धि हुई थी। आज जो बांग्लादेश को इन्वाइट किया गया, उसकी प्रति व्यक्ति आय हमारे से ज्यादा है। हमको क्यों छुपाना पड़ रहा है? हमारा सिर्फ ये कहना है कि आप जो खर्चा करते हैं जो अपने मार्केटिंग के लिए, इसको मार्केटिंग का यूज मत करिए। ये देश की बात है, सब लोग उसके लिए गौरवान्वित है, पर आप मार्केटिंग, व्यक्तिगत मार्केटिंग कर रहे हैं। कितने पोल लगे हैं मोदी जी के? इट इज नॉट अबाउट वन पर्सन, इट इज अबाउट द कंट्री, इट इज अबाउट इंडिया, इट इज डेमोक्रेसी ऑफ इंडिया, वी आर ऑल टुगेदर। पर आप उसको अगर मार्केटिंग टूल की करा 3000 करोड़ सिर्फ अपने मार्केटिंग में खर्च करेंगे तो सवाल तो बिल्कुल उठेंगे।
आप करिए, देश को क्या फायदा हुआ कॉन्क्रीट बताइए। क्या चीन हमारी जमीन छोड़ के जाएगा? बताइए कॉन्क्रीट, हमको क्या कॉन्क्रीट फायदा इससे होगा? अगर वो आप देश को दिखाते, हम सब आपके साथ में करें, पर आप व्यक्तिगत मार्केटिंग करेंगे तो उस चीज के खिलाफ है। जिस प्रकार से आप ग्रीन चद्दरें लगा लगा के घर को छिपाया गया, 3100 करोड़ में से 1000 करोड़ भी सरकार जो है हमारे गरीबों के लिए करती तो ये हाल नहीं आता। रैन बसेरा 25 रैन बसेरे को बंद कर दिया गया, तोड़ दिया गया। रात के जो बेचारे सोते थे, जिनके पास कोई घर नहीं, उनका भी घर उजाड़ लिया गया। तो हकीकत तो देश पूछेगा कि आप हकीकत को छिपाइए, पर उसके लिए अगर देश की जनता को खामियाजा भुगतना पड़ रहा है, वो नहीं होगा। आप फिजूल खर्ची मत कीजिए, मार्केटिंग, हर चीज में मार्केटिंग मत कीजिए। G20 के स्पेंड को फिजूल खर्ची बोल रहे हैं, ठीक है। मैं यही सवाल के शर्मा जी के पास ले जाता हूं। के शर्मा जी, ए, आपने फिजूल खर्ची की, बी, आपने जनता के पैसे का दुरुपयोग किया अपनी मार्केटिंग के लिए, सी, जो कॉन्क्रीट आउटकम है वो आपने बताया ही नहीं G20 के बारे में। बताइए क्या कहेंगे के शर्मा जी, ये विपक्ष का आरोप है आप पर। देखिए दीपक जी, सबसे पहले तो मैं विपक्षी नेता और खासकर कांग्रेस के प्रवक्ता और कांग्रेस की सोच पर सिर्फ हंस ही सकता हूँ, इसके अलावा कुछ नहीं कर सकता। क्योंकि मुझे बहुत आश्चर्य है कि ये ऐसे लोग जिन्होंने जिंदगी में अपने 60 साल के इतिहास में जिन्होंने इस तरह का कोई समिट ढंग से नहीं किया है, न इनके इस नेतृत्व में कभी कुछ इतने बड़े आयोजन जो नहीं कर पाई, आज जो बैठ के जो है नुक्ताचीनी कर रहे हैं। एक समिट बता दे कि इस लेवल का समिट जो G20 का हुआ है, कांग्रेस ने अपने 60 साल के इतिहास में कभी किया इस लेवल का। तो इन्हें तो कुछ समझ में ही नहीं आता। एक लाइटर नोट में बात कह दूं, आपने शुरू में कुत्तों की बात की, तो मैं इतना ही कह सकता हूं कि जिनकी सोच और समझ जिस लेवल की होती है, उसी तरह की वो बयानबाजी करते हैं। ये मैं कांग्रेस के लिए नहीं बोल रहा हूं, जिनके लिए आपने उपयोग किया था मैं उनके लिए बोल रहा हूं। उतनी ही सोच समझ है तो उतनी ही बात करेंगे, उससे ज्यादा क्या बात करेंगे। लेकिन मुझे आश्चर्य, वो समझ आपकी पता चल रही है, आपकी उसी लेवल समझ भैया, यार बदतमीजी क्यों बदतमीजी करते हो? तुम्हारे ये बयान ही तुम्हारी बदतमीजी दर्शाती है। दीपक जी बंद कराइए इसको। तो क्या है बदतमीजी की जगह नहीं, आपके लिए नहीं है। क्या बदतमीजी करेंगे, किसी को कुछ भी बोल के चले जाएंगे? मैंने कोई कुत्तों की बात आपने की थी ना, आपके नेता ने कुत्तों की बात की है कि आपके नेता ने कुत्तों की बात की शुरू कर देंगे तो डिबेट छोड़ के भाग जाओगे। दीपक जी, अरे रहने दे भाई, धमकी मत दिया कर। तो नहीं, कुत्ता बोलना क्या है? धमकी मत दे, जहां का है बताया मेरे को। नहीं, ये कुत्ता काटने से एक कुत्ता तुम्हारे नेता ने बयान दिया है ना, मतलब नहीं समझ में आता। दीपक जी, बच्चे की मौत का मतलब समझ में नहीं आता। दीपक जी थोड़ा सा आपके बच्चे की मौत का समझ में नहीं आता। एक कुत्ता काटने से एक बच्चे की मौत हो गई। किसी के घर का चिराग बुझता है तो दर्द जिसके होता है, जिनके चिराग होते हैं घर में। दीपक जी, आप उसमें क्या गुजरी होगी? जिसके घर का बच्चे की मौत होती है। प्लीज रुक जाइए, थोड़ा सीरियस भी। डॉक्टर साहब आपने सब बोल लिया, 3.5-4 मिनट आप लगातार बोले, मैंने 2-3 सवाल पूछे लेकिन आप बोलते तोड़ता है तब आपको पता चलता है कि बच्चे की मौत क्या होती है। आप उसको ऐसे ही लिए जा रहे हो, हल्के में लिए जा रहे हो कि बच्चे की मौत। प्लीज डॉक्टर साहब, मैं किसी को बंद नहीं करता, मैं किसी को म्यूट नहीं करता, मतलब आप इतना भी मत करिए। आप अपनी बात कहिए, हम व्यक्तिगत बात नहीं करते किसी की। अरे उन्होंने कोई व्यक्तिगत बात नहीं की भाई। मैं नहीं करता हूं, लेकिन व्यक्तिगत हमला होगा तो बोला जाएगा। ठीक है, नहीं, इसको क्यों बुलाते हो? आप क्या बोलना चाहते हो? इसके विषय में डिबेट ही नहीं कर सकता यार। नहीं बोला, आपकी सोच कैसी है? नहीं, आपके नेता का बयान है ना। अरे आप नहीं कर सकते, मैंने व्यक्तिगत। अरे आपके एक कुत्ते का बयान किसने दिया है? तो मैंने, ये अखिलेश यादव की सोच है ना, अपने नेता की सोच पे शर्म नहीं आ रही है? हाँ तो दिया है ना। आपके नेता की सोच पे शर्म नहीं आ रही? उसे कुत्ते याद आ रहे हैं? क्या नहीं बोले? नहीं बोले, उसे कुत्ते याद आ रहे हैं? तो उसकी सोच क्या है, उसकी मानसिकता क्या है? जिसकी जितनी सोच होगी, हाँ तो है, उतनी सोच है उस आदमी की। अरे G20 में इतने विश्व के देश आए, वो नहीं दिख रहे, उसे कुत्ता दिख रहा है, तो उतना ही सोच है ना उस व्यक्ति। हमारे लिए वो बच्चा ज्यादा महत्वपूर्ण था। डॉक्टर अनुराग भदौरिया जी, आप PhD स्कॉलर है सर, कहाँ छोटी मोटी बात पे आप उलझते हैं? चलिए, आप इतने बड़े प्रवक्ता है देश के। नहीं, मैं नहीं बोलना चाहता था, लेकिन उन्होंने कहा इनके नेता। अच्छा ठीक, आप चुप हो जाइए, आप चुप हो जाइए। के शर्मा जी बात कहिए और कंक्लूड। मैंने तो जो बयान आपने पढ़ा, मैंने उसके ऊपर अपनी बात रखी कि G20 में इतने देश आए, इतने इस मीटिंग में, और आकर एक विश्व स्तर की इतनी बड़ी बड़ी यहाँ पर विचार हुए, बातें हुई, घोषणा पत्र तैयार हुआ, और आज भारत जो है विश्व स्तर पर एक ग्लोबल लीडर बन के उभरा है पूरे G20 से। पूरे 140 करोड़ भारतीय जो है, इस जो उपलब्धि हुई है देश की, उसको लेके अपने आप में गर्व महसूस कर रहे हैं। उनको ये लग रहा है कि आज भारत किस ढंग से जो है नेतृत्व करने के लिए आगे बढ़ा है, और बड़े बड़े देश आज उसके साथ जुड़े हैं, और उनके हाथ में कितनी बड़ी कूटनीतिक सफलता है
कि अलग अलग ऐसे जो वातावरण में, जब आज विश्व का वातावरण इस तरह से युद्ध के रूप में, यानी दो खेमों में बटा हुआ, कई मतभेदों में बटा हुआ है, ऐसे समय में सबको एक टेबल में बैठाकर और एक पत्र, घोषणा पत्र में उसमें सहमति बनाकर और उसमें सबको एक कर देना और एक ऐसा संदेश वसुधैव कुटुंबकम का देना जो भारत जिसकी अग्रणी भूमिका निभा रहा हो और उसको एक मैसेज दे रहा और पूरा विश्व इसको स्वीकार रहा है। आज इससे बड़ी उपलब्धि क्या हो सकती है? मुझे आश्चर्य है कि कांग्रेस के प्रवक्ता कह रहे हैं ये सब फिजूल खर्च। अरे भाई, किसकी इमेज के लिए किया? ये क्या भारत के लिए, इमेज के लिए आप आयोजन करेंगे, यदि उसके इमेज पे खर्च होंगे तो फिजूल खर्ची हो जाएगी। ये किसकी है? ये पूरी उपलब्धि वर्ल्ड लेवल पर आज जो हुई है, ये किसकी हुई है? एक मिनट मैं पूरी कर लूं सर। मेरे रोहन जी, आपने बहुत सारे बताए। अभी मुझे नहीं पता आप जो आंकड़ों के लेके कागज बैठे हैं कहाँ के आंकड़े हैं। वैसे आपके आंकड़े जो है तो अकबर रोड से तैयार होते हैं, ऑफिशियल मुझे अभी पता, हाँ बता दूंगा मैं, अभी आ जाएगा तो मैं भी बता दूंगा। मैं इतना ही कहना चाहता हूँ कि ये किसके लिए हुआ, ये किसके लिए हुआ? ये इसके लिए हुआ कि इस देश का मान और सम्मान, इस देश की प्रतिष्ठा, 140 करोड़ भारतीयों की प्रतिष्ठा विश्व लेवल, विश्व स्तर पर कैसे साख इसकी बढ़े, आज उसके लिए हुआ। आप उसको एक कहते हैं राजनीति के लिए। अरे इसमें कौन सी अरे मैं कहता हूं साहब, यदि आप प्रशंसा कर भी दोगे तो क्या घट जाएगा रोहन जी? ये तो देश की उपलब्धि की बात है। आप विपक्ष हैं हमारे, मैं मानता हूं आप हमारे विपक्ष हैं, आपको विरोध करना चाहिए, लेकिन देश का विरोध मत कीजिए। देश की जो है उपलब्धि का विरोध करेंगे तो यह देश आपको जो स्वीकार नहीं करेगा। आज आप वही काम कर रहे हैं। 3 दिन से राहुल गांधी विदेश में बैठ के केवल भारत को अपमानित करने का काम कर रहे हैं। वहां पर किस तरह के बयान आए हैं मैं उसमें चर्चा में नहीं जाना चाहता, लेकिन आज बैठ के जो है यूरोप में और जहां भी वो है, आज किस तरह की वो 3 दिन से ट्वीट कर रहे हैं इस देश के लिए। अरे पूरा विश्व यहां इकट्ठा हुआ है। आज भारत की सब मेजबानी की वाहवाही कर रहे हैं, बैठक की वाहवाही कर रहे हैं लोग, अतिथि जो देवो भव की भावना से हमने जो उनका सम्मान किया उसकी वाहवाही कर रहे हैं, और आप बैठ के विदेश में भारत को बदनाम कर रहे हैं, भारत के विरुद्ध में बोल रहे हैं। ठीक है, आपको क्या हो गया है? क्या हो गया है? मैं जवाब दे रहा हूं, आप रिपीट कर रहे हैं। रोहन जी, मेरा बड़ा सीधा सवाल है। पहला सवाल ये कि क्या G20 के आयोजन को कांग्रेस सरकार की फिजूल खर्ची मानती है, मार्केटिंग मानती है? क्या आपको बिल्कुल नहीं लगता? अब मुझे एक बात बताइए, क्या सरकार, देश की गरिमा बढ़ी, हाँ या ना? ये बताइए रोहन जी, बढ़ी हाँ या ना? बिल्कुल। देखिए, मैंने जब बढ़ी है तो ये फिजूल खर्ची कैसे हो गया? 990 करोड़ जब बढ़ी है तो ये फिजूल खर्ची कैसे हो गया? दोनों में फर्क है। नहीं दीपक जी, सुन लीजिए, अब मेरे जवाब दे दूं मैं। अब आपने बोल लिया, आप के शर्मा जी के बीच में कुछ नहीं बोले। मैं चाहूंगा कि मेरी बात को सुने। कहां पे हुई? अगर 990 करोड़ का खर्च होता तो क्या ये फंक्शन ठीक से नहीं हो सकता था? आईटीओ से लेके एयरपोर्ट तक 1000 बोर्ड मोदी जी के लगते हैं, तो क्या ये फिजूल खर्ची नहीं है? 51 करोड़ आउटडोर में होते हैं जहां पे फोटो यूज होते हैं, क्या ये फिजूल खर्ची नहीं है? सवाल तो हम पूछेंगे। क्या आप जो काम आप 1000 करोड़ में कर सकते हो, आप उसको 4100 करोड़ खर्च करोगे, तो क्या ये फिजूल खर्ची नहीं है? क्या डिक्लेरेशन नहीं होता? क्या सारे देश के लोग नहीं आते? मुद्दा यहां पे दीपक जी, जिस प्रकार से इसका दुरुपयोग करके मार्केटिंग किया जा रहा है, हर चीज में राजनीति नहीं हो सकती है। अगर बात कूटनीति की है तो कूटनीति की बात कीजिए, हम आपके साथ बात करने को तैयार है, मुद्दों पे बात करेंगे। पर आप जब अपने स्व प्रचार करते हैं तब सवाल उस पर उठते हैं। क्या ये हकीकत नहीं है? आंकड़े देख लीजिए, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स ने इस इवेंट के लिए 990 करोड़ प्रपोज किए थे या नहीं किए थे? मैं गलत बोल रहा हूं तो आप अपने आंकड़े चेक कीजिए। तो क्या उन्होंने पहले कम खर्च प्रपोज किया था? 4100 करोड़ हो गए, तो आपको जवाब तो देना पड़ेगा। क्या हम सवाल भी ये नहीं कर सकते कि देश के पैसे आप कहां खर्च कर रहे हैं? आप ऑफिशियल आंकड़ा है, 3600 करोड़ आईटीपीओ ने खर्च किया है, इंडियन ट्रेड प्रमोशन, और ये ऑफिशियल आईटीआई का आंकड़ा है, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स का आंकड़ा है, मेरा आंकड़ा नहीं है। मुझे आश्चर्य है, बैठा हुआ हूं दीपक जी, अभी तो ये आपका 3600 करोड़ कार्यक्रम समाप्त हो रहा है, तब से इनके पास से खर्चे की रिपोर्ट कहां से आ गई? मैं आपको आंकड़ा दे रहा हूं। मुझे आश्चर्य है आंकड़ा। अरे भाई साहब, अरे भाई, ये झूठ का कागज लेके रोहन गुप्ता मत बैठा करो यार। तो जरा चेक करिए, ये रोहन गुप्ता मत बैठा करो। मैं चैलेंज करता हूं, ये झूठे आंकड़े लेके मत बैठा करो टीवी में। अरे भैया, आप झूठ करे। के शर्मा, अपनी भाषा को कंट्रोल करो। मैं एक मिनट रुक जाइए, एक मिनट रुक जाइए, एक मिनट रुक जाइए, एक मिनट रुक जाइए। मैंने व्यक्तिगत कमेंट नहीं किए। एक मिनट रोहन जी, इनको बोलिए अपने मुंह पे। रोहन जी आपने बोल लिया ना, रोहन जी आपने बोल लिया ना। रोहन जी, मेरे आउटपुट टीम ने, मेरी आउटपुट टीम कैसी भाषा का प्रयोग कर रहे हैं? अच्छा, मैंने कुछ प्लीज आपस का झगड़ा नहीं। देखिए,
मैंने उनको कहा आंकड़े से नहीं, ये गलत तरीका है। इनको बोले बीच में नहीं बोलेंगे। नहीं, झूठ का कागज लेके मत बैठिए। झूठ का कागज, मैं आपको चैलेंज के साथ बोल रहा हूँ, ये सच का कागज है। ये मुझे ट्वीट जो दिया इसका ग्राफिक बना ले, आपस में झगड़ लें, उसके बाद मैं आ जाऊंगा मुद्दे पर। इसका ग्राफिक बनवा ले। नहीं 4100 करोड़ आप मान रहे हैं? अच्छा, अगर 4100 करोड़ होगा तो आप मानेंगे कि आपकी फिजूल खर्ची है, हाँ या ना? बोलिए आप हाँ या ना? रोहन जी, एक मिनट, ये मेरी जिम्मेदारी है, मेरी जिम्मेदारी है एज एन एंकर कि मेरी सपोर्ट टीम या मेरी एडिटोरियल टीम क्या कह रही है मैं बोलूं। रोहन जी नहीं, अपने भाषा के प्रयोग नहीं करेंगे तो नहीं चलेगा, उनको भाषा प्रयोग करना पड़ेगा। मैं व्यक्तिगत कमेंट नहीं करता हूँ, मैं व्यक्तिगत कमेंट नहीं करूंगा। मैं 4100 करोड़, 3600 करोड़ मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री 87%, 340 करोड़ दिल्ली पुलिस, 60 करोड़ एनडीएमसी, आंकड़े दे रहा हूँ, 3600 करोड़ आईटीपीओ, 340 करोड़ दिल्ली पुलिस और 60 करोड़ एनडीएमसी। और मैं आपको ये भी बता रहा हूँ, ये सोर्स भी आपके सामने दे रहा हूँ, कुछ नहीं है, ये दे रहा हूँ मैं आपको। एक मिनट रोहन जी, एक मिनट रोहन जी, 2 आर्टिकल नहीं। दीपक जी मुझे ना बोलिए, उनको बोलिए आप। हर बार ये तरीका गलत है। के शर्मा जी प्लीज, आप लोग इस तरह से मत लड़िए। मैं बोल रहा हूँ उनको, के शर्मा जी प्लीज इस तरह से मत लड़िए। रोहन जी आप भी प्लीज। सोर्स दे रहा हूँ, मैं इंफॉर्मेशन का सोर्स दे रहा हूँ। अच्छा दे दीजिए, सोर्स दे दीजिए। आर्टिकल बता रहा हूँ और मैं जवाब दे दूं। एक मिनट, जरा वेबसाइट खोलिए, के शर्मा, हिम्मत है तो। कौन सी वेबसाइट सर? इंडियन एक्सप्रेस का। तुम्हारे जैसे झूठों के लिए करते हैं। अरे कागज जिसका राहुल गांधी देखिए, ये इनको भाषा ठीक करिए। दीपक जी, के शर्मा जी प्लीज, के शर्मा जी प्लीज, के शर्मा जी प्लीज, खड़ा कीजिए इधर से। क्या भाषा प्रयोग कर रही है? अरे तुम भाषा दीपक जी, क्या भाषा है इस आदमी की? तुम भाषा की क्या बात कल्चर दिखा रहे हैं ये लोग। रोहन जी प्लीज, रोहन जी प्लीज, के साथ बात कर रहा हूँ। अरे शादी खत्म हो गई है भाई, अब घर वाले ही झगड़ रहे हैं। झूठे लोग, अरे शादी खत्म हो गई, घर वाले ही झगड़ रहे हैं। कुछ भी आके झूठ बोलने, दाल में हल्दी कम थी, कुछ भी झूठ आके बोलने लगे। आप झूठ बोल रहे हैं, मैं आपको सोर्स दे रहा हूँ। कुछ भी झूठ, तुम्हारा नेता झूठ बोल, क्या सोर्स है बताइए ना। झूठ बोल के 360 करोड़ दिल्ली पुलिस और 40 करोड़ एनडीएमसी। आर्टिकल दे रहा हूँ, पढ़ लेना जाके। आर्टिकल से नहीं होता भैया, आर्टिकल से खर्चे नहीं आते, 4100 करोड़ खर्चे नहीं लिखे जाते। 4100 करोड़ क्या बात है, क्या वैल्यू से दीपक जी? 4100 करोड़ मानोगे? कैसी बात है? आप दोनों राष्ट्रीय पार्टी के प्रवक्ता भाई, G20 खत्म हो गया, अब घर के लोग ही झगड़ रहे हैं। 4100 करोड़, मुझे मत बोलिए। 4100 सर आप दोनों को बोल रहा हूँ। हुआ है, अगर 4100 करोड़ खर्च हुआ है तो मानिए उनको कि फिजूल खर्ची है, वो मानेंगे। एक मिनट, वो मानेंगे फिजूल खर्ची है अगर 4100 करोड़ है तो। एक मिनट, तुम्हारी मानूंगा यार। एक मिनट, मेरी सपोर्ट टीम ने, मेरी एडिटोरियल टीम ने, मेरे प्रोड्यूसर ने मुझे ट्वीट भेजा है, सुन लीजिए रोहन जी। ये एक ट्वीट है साकेत गोखले का, जिसमें क्लेम किया गया है अनबिलीवेबल कि 4100 करोड़ रुपए खर्च हुआ है। ठीक है, अब इस पे पीआईबी फैक्ट चेक क्या कहता है, स्क्रीन पे डाल दिया है। A tweet claims government spent 300% more on G20 than funds allocated in budget, कि 300% ज्यादा खर्च हुआ है जो G20 में जो फंड्स एलोकेट किए गए थे उनकी अपेक्षा। पीआईबी फैक्ट चेक कहता है कि ये क्लेम पूरी तरह से मिसलीडिंग है। एक मिनट रोहन जी प्लीज मुझे कह लें। बिजनेस टुडे का आर्टिकल है, बिजनेस टुडे का आर्टिकल। नहीं एक मिनट रुकिए, आपका जो सोर्स है चेक करिए। सर बिजनेस टुडे का आर्टिकल सर, मैं पीआईबी फैक्ट चेक को क्यों नहीं मांगूंगा सर? आपकी स्क्रीन पे दिखा रहा हूं मैं। नहीं बिजनेस टुडे, आप वो झूठ बोल रहा है बिजनेस टुडे। सर किसी स्टोरी की ऑथेंटिसिटी मैं कैसे कंफर्म कर सकता हूं सर? सरकार ही कर सकती है। तो आप कैसे बोल सकते हैं? सर पीआईबी फैक्ट चेक है रोहन भाई, ये मेरा क्लेम नहीं है, ये दीपक चौरसिया और जी न्यूज नहीं बोल रहा है, ये पीआईबी फैक्ट चेक बोल रहा है। इसीलिए मैं आपके सामने रखा रहा हूं कि ये मिसलीडिंग है। एक मिनट, अभी बीटी का आर्टिकल मैं आपके सामने रख रहा हूं। उन्होंने कहा कि 4100 करोड़ आप किसी दूसरे चैनल, किसी दूसरे ऑर्गेनाइजेशन का आर्टिकल, अगर जी का आर्टिकल होता तो मैं मानता। ओ भाई साहब, ये एक मिनट, ये फिर से एक बार पकड़ में आया। मैं आपको अरे रोहन गुप्ता शर्म करो, किसी और का है, मैं आपको यही बोल रहा हूँ, ये बिजनेस टुडे है। अरे सर प्लीज, मेरा राइवल ग्रुप है, प्लीज मेरा कॉम्पिटिटर ग्रुप है रोहन जी, उसका नाम मत लीजिए प्लीज। सर मेरा कॉम्पिटिटर ग्रुप है, ऐसा नहीं करते हम लोग। नहीं आज नहीं आपका राइवल तो क्या होता, तो आपका बात तो उनकी भी बात तो है ना सर। मैं पीआईबी फैक्ट चेक को ऑथेंटिसिटी मानूं या नहीं मानूं, ये बताइए आप। के शर्मा, आप माफी मांगो,
अरे झूठ आप काफी बोलने लोग वाले के शर्मा इधर शर्म बैठ नहीं के आ रही है, झूठ शर्म मत नहीं आ फैलाइए। रही है। अभी शर्म आनी PIB चाहिए फैक्स आ झूठ गया। फैलाते हुए, PIB शर्म आनी फैक्स आ चाहिए गया। तुमको। शर्म नहीं आ रही है यहाँ पे तुम्हें। 4100 करोड़ अरे दिखा रहा हूं झूठ बोलते हो। मैं बिजनेस इसीलिए टुडे का, कहता हूं, तुमको जल्द शर्म आनी जाने चाहिए। आगे कोई सुनना ही नहीं चाहता मैं तो दोनों में से। हकीकत बोल रहा हूं। अब मैं क्या करूं? दीपक आप जी, दोनों सुनना ही नहीं चाहते आगे क्या लिखा हुआ है ट्वीट में। झूठ बोल रहे हैं यहाँ पे, बात कर रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं यहाँ पे। इसको आके। हिंदी मैं ट्रांसलेट बोल रहा हूं, करके भी दे ऑफिशियल दीजिए आंकड़ा भाई। दिखा रहा हूं आपको। दीपक जी मैं बोलूं? एक मिनट, अगर पीआईबी ने ये बिजनेस टुडे का आर्टिकल है, नहीं एक मिनट, मैं आपको एक मिनट मैं आपको आर्टिकल दिखा रहा हूं जहां मुझे पे आर्टिकल से क्या लेना देना पूरा भाई? ही जो पूरा आर्टिकल है बिजनेस टुडे का, तो आपको लेना अरे था, आप सर, एक बताइए मिनट, ना। एक मिनट, मैं किसी पत्रिका के आर्टिकल को मानूं या सरकार मिनट। का जो आधिकारिक बयान है उसको मानूं? रोहन गुप्ता जी बताइए, जो सरकार कौन का सा आधिकारिक बयान आया है, इसमें क्या कहा है? एक मिनट, नो आंकड़े पे नहीं कहा है, उन्होंने कहा मिसलीडिंग है तो असली आंकड़ा दिखाए। मैं तो जो आंकड़ा है 4100 करोड़ उसमें दे रहा हूं, 3600 करोड़ आगे आईटीपी तो को सुनिए, दिए गए, आगे। 360 करोड़ दिल्ली पुलिस को दिए गए और 40 करोड़ एनडीएमसी को दिए गए। ये मैं आंकड़ा बोल रहा हूं, उसके ऊपर जवाब दे दे, ठीक है? ठीक है, नहीं के कहा सर, मैं आर्टिकल जवाब में, दे दीजिए, जब misleading हिंदी का आ जाएगा मतलब ये नहीं ट्रांसलेशन में कि समझा दूंगा। आगे सुनना ही नहीं चाहते। रोहन भाई सुन तो लीजिए आगे क्या लिखा है ट्वीट में। देखिए, मैंने दीपक जी शुरू में ही एक बात कही कि कांग्रेस जो है ये झूठ बोलने का, ये झूठ बोलने की मशीन बन चुके हैं। ये झूठ बोलने की मशीन बन चुके हैं। अगर आधिकारिक इसीलिए आंकड़ा 4100 करोड़ चुप हो आता जाओ ना है, यार रोहन जी। अगर आधिकारिक रोहन जी फिर 4100 वही करोड़ आंकड़ा आता बताओ, है, आप आपकी तो झूठ मतलब पकड़ में आ गई तो आप कितनी सफाई दोगे? कितनी सफाई दोगे? इससे नहीं होगा, कहाँ क्लियर सफाई नहीं दे रहा हूं? होगा। मैं तो आर्टिकल दिखा आप रहा हूं सफाई आपको। दे रहे हो। आप अरे तो इसमें बताइए बकायदा ना, इसमें गवर्नमेंट का क्लियरेशन आ गया आपके सामने। दीपक जी ने पीआईबी का फैक्ट बता दिया। ब्रेकअप दे रहा हूं भैया, ब्रेकअप क्या आंकड़ा? अच्छा चलिए एक मिनट। अरे भाई, आर्टिकल में जो झूठ लिखा है रोहन जी चलिए ब्रेकअप ले लेते हैं ना, के शर्मा जी ब्रेकअप ले लेते हैं इनसे। रोहन जी ब्रेकअप दीजिए, बताइए। 3,600 करोड़ आईटीपीओ, 360 करोड़ दिल्ली पुलिस, 40 करोड़ एनडीएमसी और 100 करोड़ अदर्स। ये आर्टिकल में ब्रेकअप दिया गया। आईटीपीओ क्या है रोहन गुप्ता जी? आईटीपीओ इंडियन ट्रेड प्रमोशन ऑर्गेनाइजेशन, ये जहां क्या पे है? ये फंक्शन हुआ था, हाँ, वहां ये का क्या बिल है? 3,600 करोड़। ये क्या है? ये जहां पे कुटुंबकम था, वहां पे जो भारत मंडपम था, ठीक बात है, ये ठीक बात ऑर्गेनाइजेशन है, बिल्कुल सही। सेंट्रल की। अच्छा, भारत ऑर्गेनाइजेशन है। मंडपम एक परमानेंट एसेट क्रिएशन है, ये एक्सपेंडिचर नहीं है, ये एसेट क्रिएट हुआ है भारत के लिए। का है दीपक जी, आप पहले मेरी बात को सुनिए। मेरी बात सुन लीजिए ना, फिर आप अपनी पूरी बात कहिएगा। मैं पूरा मौका देता हूं। सर, भारत मंडपम जो बाइडेन साथ थोड़ी ले गए, भारत मंडपम जो बाइडेन साथ ले गए या ऋषि सुनक ले गए। पहले का इसका अवल, अरे आप क्या बोल रहे हैं आप? दीपक जी सुनिए बात को, ये भारत मंडपम का खर्चा नहीं है, ये भारत मंडपम बनाने, यही लिखा है नीचे ट्वीट में भैया। रोहन भाई ट्वीट में नीचे यही लिखा है। इसका खर्चा नहीं है, ये उसका खर्चा नहीं है, ये उसका खर्चा। मैं ट्वीट नहीं देख रहा हूं, मेरे पास जो आधिकारिक सोर्स है, जैसे आपका बिजनेस जो चैनल है, वैसे ही बिजनेस टुडे का आंकड़ा है कि इस इवेंट के लिए 3,600 करोड़ का बिलिंग, इसका बिलिंग आईटीपीओ ने इस इवेंट के लिए सरकार को किया है। 360 करोड़ का दिल्ली पुलिस ने बिलिंग किया है, 40 करोड़ का एनडीएमसी ने बिलिंग किया है और 100 करोड़ का मिसलेनियस बिलिंग हुआ है। ये मैं आपको इस मैं यही समझा रहा हूं, मैं यही बोल रहा हूं। का कैपिटल कॉस्ट नहीं गिना रहा हूं, मैं यही बोल रहा हूं सर। अरे रोहन गुप्ता जी, इसमें वो कॉस्ट भी शामिल है जो भारत मंडपम को बनाने में लगी है, 2700 करोड़ रुपए। बिल्कुल नहीं। चलिए मैं आपका दावा मान लेता हूं, मैं गलत सर। रोहन गुप्ता सही, के शर्मा जी जवाब दे दीजिए। मैं गलत, रोहन गुप्ता सही। ठीक है, मैं दीपक जी केवल इतना कह सकता हूं कि जब कांग्रेस के प्रवक्ता फंस जाते हैं तो बेचारे क्या करें। अब इनको गलत आंकड़ा इनके मीडिया टीम ने पकड़ा दिया है। जो पीआईबी ने, गवर्नमेंट के जो संस्था है, उसने बिल्कुल स्पष्टता से बताया है अपने उसमें कि 2700 करोड़ रुपया इस मंडपम को बनाने के लिए, जो पहले प्रगति मैदान था जिसमें बिजनेस ट्रेड वो लगते थे, उसको जो बनाया गया, नया किया गया और नई जो बिल्डिंगें उसके अंदर बनाई गई हैं, वो सारे के खर्चे 2700 करोड़ हैं। बाकी जो खर्चे हैं, जो ये कह रहे हैं 3200 करोड़ रुपए, उसमें जो 600-700 करोड़ रुपए 900 करोड़ रुपए आए, उसका खर्चा है, तो वो उसी आंकड़े पर है। लेकिन क्या है, अब कांग्रेस तो क्या जन्मजात झूठी है, अब क्या करें बेचारे, इनको कहना पड़ रहा है कि इस तरह से। दूसरी बात मैं ये कह रहा हूं, प्रधानमंत्री के यहां से यहां तक फोटो लगे। आप सुन ली, अब दीपक, रोहन जी मैं बीच में नहीं बोला था, रोहन जी मैं बीच में नहीं बोला। आप उनकी बात तो कहने दीजिए, मैंने आपको पूरी बात मेरी बात कहने दीजिए। इसके बाद टाइम है, हमारे पास बहुत टाइम है। हाँ,
धीरेन्द्र जी भी कुछ स्पेशल कोट लेके बैठे मैं उनके पास भी जाऊंगा। अब मुझे दूसरा आश्चर्य ये है, ये कह रहे हैं कि वहां से वहां तक प्रधानमंत्री जी के फोटो लगे जगह जगह। अभी आप भी दीपक जी 3 दिन में जो है इसके इस क्षेत्र में आए होंगे, लुटियन जोन से लेके एयरपोर्ट से वहां तक जगह जगह आपने जो है वसुधैव कुटुंबकम के बड़े बड़े पोस्टर्स बैनर्स लगे हुए थे। जो भारत सरकार की उपलब्धियों के भी उसमें बैनर लगे हुए हैं, पोस्टर्स लगे हुए हैं। मोटे तौर पर जो G20 के बैनर है उसमें एक ही बात लिखी है, वन अर्थ वन फैमिली वन फ्यूचर वन नेशन। जो G20 का ये सूत्रवाक्य था, सूत्रवाक्य लिखा हुआ है, स्वागतम के वो बने हुए और प्रधानमंत्री जी के फोटो भी हैं। प्रधानमंत्री जी का फोटो नहीं लगेगा तो क्या सोनिया गांधी का फोटो लगेगा वहां, कि वहां राहुल गांधी का फोटो लगेगा? इनको तकलीफ इस बात से कि गांधी परिवार क्यों नहीं, भले वो सारा कुछ नहीं हो, वो कुछ ना हो, कुछ ना हो, इस बात की नहीं है। लेकिन क्या नहीं, प्रधानमंत्री यहाँ के सबसे प्रमुख कौन है? सबसे प्रमुख प्रधानमंत्री जी नहीं है तो कौन है? यदि प्रधानमंत्री जी देश के हैं ना तो फिर उनके फोटो नहीं लगेंगे तो किसके लगेंगे? सोनिया गांधी के लगेंगे, राहुल गांधी के लगेंगे, देश की इवेंट है, कि प्रियंका गांधी के लगेंगे? हमको ये प्रियंका गांधी और सोनिया गांधी का फंक्शन था क्या? फोटो नहीं चाहिए। अरे आपको इसी का दर्द है क्योंकि गांधी परिवार नहीं है, और जो गांधी परिवार जो ये आप समझते हो ना कि ये देश गांधी परिवार की बपौती है, ये गांधी परिवार की बपौती नहीं है देश। गरीबी छिपाना है। इस गलत से बाहर निकल जाओ, बात मत करिए। ये इस गलत फहमी से बाहर निकल जाओ। मार्केटिंग का टूल नहीं है, ये जागीर नहीं है गांधी परिवार की। सकते हो, देश का पैसा की जागीर नहीं है, टैक्स पेयर का पैसा है। एक चीज मैं बता दूं आपको, कोई फिजूल खर्ची नहीं है। आपको मैं चुनौती देता हूं कांग्रेस को, जरूरत तो करिए। ITO का जो 3600 करोड़ है ना सर, मार्केटिंग मत कीजिए। रोहन गुप्ता जी ये दुनिया का सबसे बड़ा कन्वेंशन सेंटर बना है। मैं फैक्चुअली आपको बता दूं, ये दुनिया का सबसे बड़ा कन्वेंशन सेंटर है। 7000 लोग इसमें एक साथ बैठ सकते हैं, सिडनी ओपेरा के बाद सबसे बड़ा। और इस कन्वेंशन सेंटर में आने वाले समय में इसको किराए पे देकर कई बड़े बड़े इंटरनेशनल इवेंट होंगे जिससे ITPO कमाएगा भी। रोहन जी आप तो खुद गुजराती है रोहन भाई, इतना खराब डेटा कैसे दे सकते हैं? आप तो खुद गुजराती है ना। मेरे सामने देखिए सुनिए, आपका जैसा चैनल है वैसे बिजनेस टुडे मेरा खुद का सुनिए, मत बोलिए, मैं इसमें नहीं बोला था सर। मैं को मानूं कि किसी मैगजीन को मानूं? आर्टिकल सुनिए सरकार खंडन कर चुकी है इस आंकड़े का। पीआईबी का फैक्ट चेक आया है तो ये चैनल नहीं, सुनिए एक मिनट, सरकार ने खंडन किया है, पीआईबी ने, अगर आप बोल रहे हैं खंडन किया है तो इसके आर्टिकल का भी खंडन करेगी। मैं तो इसका ब्रेकअप आपको दिखा रहा हूं। एक ट्वीट है साकेत गोखले, बिजनेस हाउस है, कर दिया है भाई सर, इंडियन एक्सप्रेस है, उसका ट्वीट मैं नहीं देख रहा हूं, मैं किसी व्यक्ति का ट्वीट नहीं देख रहा हूं, मैं नहीं, ये इनकी झूठ पकड़ में आ गई है दीपक जी। अब ये बेचारे क्या कर रहे हैं, ये चेहरा छुपाते हैं, बिजनेस टुडे के पीछे चेहरा छुपा रहे हैं ये कांग्रेसी जो है, और इंडियन एक्सप्रेस। अरे भाई बिजनेस टुडे का क्या मतलब है यहाँ? अरे सर मैं किसी न्यूज ऑर्गेनाइजेशन को मानूं, एक तो प्लीज रोहन जी आप समझदार हैं, आप सब चीजें समझते हैं, किसी दूसरे ऑर्गेनाइजेशन को रिफर मत कीजिए मेरे ऑर्गेनाइजेशन में, हम आपस में कॉम्पिटिटर्स हैं। और दूसरे, मैं सरकार को सही मानूं, एक मिनट, मैं सरकार की सफाई को सही मानूं या आर्टिकल को सही मानूं? मुझे ये बताइए ना, बहुत सम्मान से आपसे पूछ रहा हूं। वो आपको चेक करना है। अगर सरकार ने एक्सप्लेनेशन दिया तो उसका डिटेल एक्सप्लेनेशन इस आर्टिकल का देगी। मैं यहाँ पे जब बैठा हूँ, मेरे सामने जो आर्टिकल था वो मैंने एक्सप्लेनेशन सरकार का। भाई मैं गेस्ट टीम को रिक्वेस्ट करूंगा के शर्मा जी को भी पीआईबी फैक्ट चेक भेज दिया जाए, रोहन गुप्ता जी को भेज दिया जाए। रोहन गुप्ता जी उसका जो जवाब है वो दे दीजिएगा। मैं थोड़ी देर के लिए बाकी 2 मेहमानों के पास चला जाऊं, वरना डॉक्टर अनुराग भदौरिया स्क्रीन से निकल के बाहर आ जाएंगे, वहीं से मारेंगे मुझे एक उल्टा हाथ। बोलो हाँ बोलिए अनुराग भाई, आप ही का इंतजार कर रहा हूं। देखिए दीपक जी, बड़ी मजेदार बात है, भारतीय जनता पार्टी दूसरे दल के नेताओं के बारे में अपशब्दों का इस्तेमाल करती है। हमने अपने बारे में बात कही, किसी नेता के बारे में कुछ नहीं बोला। ये लोग जैसे ही आते हैं ऐसा लगता है कि भाई ना जागीर किसी के परिवार की है, ना भारतीय जनता पार्टी के सरकार की देश जागीर है। जागीर किसी की नहीं है शर्मा जी, ये मान लीजिए, आप ये समझ रहे हो आपकी जागीर है क्या? भारतीय जनता पार्टी सरकार की जागीर है क्या? ये देश किसी की जागीर नहीं है। तो देश मेरी है ना तुम्हारी है, बनाए मेरे भाई हिंदुस्तान के लोगों की जागीर है। यही तो मैं भी कह रहा हूं, यही सरकार कह रही है। सुन तो लीजिए, मोदी जी भारत मंडपम साथ में ले जाएंगे क्या? सरकार हार गई तो बोलने लगता हूं भाई, सरकार मोदी जी की चली गई तो भारत मंडपम उठा के ले जाएंगे क्या? दिक्कत है कि
अरे भाई आप बोलने नहीं देते। दिक्कत यह है कि विपक्ष बोलना शुरू करता, आप चिल्लाना शुरू करते, तो बीजेपी से लड़े कि आपसे लड़े, बता दो पहले मुझे। हम अपनी बात नहीं कहते, आप चिल्लाना शुरू कर देते हो, तो हम किससे अपनी बात करें? कम से कम आप तो बात रखने दीजिए। तथ्य रखिए, मैंने तथ्य के साथ आपकी बात का खंडन करा है। सरकार की तरफ से जो आया है वो बताया है। सुन तो लिए, तथ्य के साथ बोल रहा हूं, लेकिन आप हल्ला मचाने से बाज नहीं आते तो क्या करे भाई? डॉक्टर साहब 90 सेकंड का टाइमर लगा दो, 90 सेकंड का टाइमर लगा दो। मैं एक चीज बता के, एक सवाल पूछ के 90 सेकंड अनुराग भदौरिया को बिना टाइमर चलाइए प्लीज। 90 सेकंड अनुराग भदौरिया को मैं बिना रुके टुके दूंगा। अनुराग भाई, हमारे यहाँ बचपन में था ना, वहां पे दीवारों पे सूत्र वाक्य लिखे होते थे। सुन तो लीजिए एक बार, सुन तो लीजिए, पूछ लीजिए, सुन तो लीजिए। महाभारत में कहा गया है अधूरा ज्ञान अर्थात मृत्यु। ये आप एक मिनट दाद देता हूं कि सवाल सत्ता पद से आप नहीं पूछते हैं, सवाल अनुराग भदौरिया से होगा। अरे हम अपनी बात कह लें, फिर सवाल पूछ लीजिएगा, मैं अपनी बात कह लूं। मतलब मैं अनुराग भदौरिया से सवाल ही ना पूछूं? मैं 35 मिनट से बैठा हूं, मैं अपनी बात कह लूं, फिर अपनी बात कह लीजिए। वो आपके इंडिया वाले कह रहे थे ना रोहन भाई, मैंने उनको पूरा वक्त दिया। इंडिया वाले हैं वो भी। सब सवाल विपक्ष से होगा। कमाल की बात कर रहे हैं आप, बोलने नहीं दे रहे। अरे आप 2 मिनट रुक जाइए, मैं अपनी बात कह लूं, मुझे भी तो अपनी बात कहनी है। चलिए 90 सेकंड दिए, लेकिन चलिए 90 सेकंड दिए, बोलिए अनुराग भाई, मैं कुछ पूछ ही नहीं रहा हूं। चाहे गरीब, डर लगता है मेरे को आपसे, कहीं आप स्क्रीन से निकल के झापड़ मार लो मुझे गुस्से में। बोलना है तो विदेश नीति पर क्या जानते हो? बोलने दीजिए ना मुझे, 2 मिनट बोलने दीजिए, समय खत्म करने से फायदा क्या है? जी रुक जाइए, बोलने दीजिए इनको। 90 सेकंड चुप बैठ जाते हैं, आप बुलवाइए। 90 सेकंड आपका टाइम शुरू होता है। देखिए, मैं आपसे कह रहा हूं कि हमने सवाल ये उठाया, देखिए हमने सवाल उठाया कि क्यों आपने गरीबों को ढका। इन गरीबों को अगर आपने पैरों पे खड़ा कर दिया होता, जो आपने वादा किया था 9 साल में, गरीब अपने पैरों पे खड़े हो गए होते, खुद अपना रोजगार कर रहे होते, तो आपको उन्हें ढकना नहीं पड़ता। सवाल मेरा ये है। दूसरा सवाल मेरा ये है कि जिस तरह से आपने आवारा पशुओं को पकड़ा है, उन आवारा पशुओं को जो एक्सपर्ट हैं, उन एक्सपर्ट को उत्तर प्रदेश भेजिए, क्योंकि वहां पे एक्सीडेंट से रोजों की मौत होती है, लोगों की रोज मौत होती है। आप जाइए, जिनके परिवार से एक व्यक्ति की मौत होती है, उस परिवार से पूछिए, जिस परिवार के घर का बच्चा जाता है उस परिवार से पूछिए। लेकिन आप लोग हर बात मजाक में समझ में आती है। कोई बात कही जाती है, आवारा पशुओं की वजह से एक्सीडेंट हो रहा है, लोगों की मौतें हो रही, कुछ नहीं समझ में आता आपके। किसी कुत्ते काटने से बच्चे की मौत हो जाती है, आप लोग के लिए मजाक समझ में आता है। घर का घर उजड़ जाता है और आपके मजाक और आपके लिए। अरे हर व्यक्ति यहाँ इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। हिंदुस्तान का हर व्यक्ति, चाहे किसी भी जाति धर्म से आता हो, उसको खरोच भी पहुंचती है तो हमें चिंता होती है। हम उसकी चिंता कर रहे हैं। हम G20 की कह रहे हैं कि G20 अच्छा हुआ, होना चाहिए था, देश के लिए अच्छी बात है। लेकिन आप जो चीज छुपाने की कोशिश कर रहे थे वो अच्छी बात नहीं है। और जो एक्सपर्ट हैं, जो लोग पशु पकड़ने वाले एक्सपर्ट हैं, उनको उत्तर प्रदेश भेजिए, देश में और जगह भेजिए, जिससे पशुओं को, आवारा पशुओं को पकड़ के कहीं एक जगह रख पाए, जिससे लोगों की कम से कम जान न जाए। और भारतीय जनता पार्टी को सभ्यता सिखाइए कि डिबेट कैसे की जाती है। किसी नेताओं के बारे में उल्टा सीधा ना बोलें। ये सभी हिंदुस्तान के लीडर हैं, सभी की अपनी अपनी एक अपना अपना सम्मान है। हम जब आपके नेता के बारे में कुछ नहीं बोलते, हमने आपके नेताओं के बारे में अंट नहीं बोला था, दूसरे नेताओं के बारे में, परिवार के बारे में कूद के पहुंच जाते हो, तुरंत कूद के पहुंच जाओगे। समाजवादी परिवार में, गांधी परिवार में, इधर उधर। हम कब जाते हैं आपके परिवार में? हम तो नहीं बोलते कि आपके नेता अध्यक्ष जी या और कंक्लूडिंग कमेंट के लिए मैं धीरेन्द्र कुमार जी के पास जाऊंगा। धीरेन्द्र कुमार, हमारा आपके वैचारिक मतभेद है। अरे डॉक्टर साहब, ब्रेक लगाना सीखो, 90 सेकंड हो गए और मैं बीच में एक भी बार नहीं बोला। पता नहीं कैसी ड्राइविंग करते हैं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री आदरणीय योगी जी आवारा पशुओं के प्रति सजग हैं और सभी ऐसे आवारा पशुओं को वो पकड़ में ले आएंगे, आप चिंता न करिए। अब रह गई बात, मैं आना चाहता हूं एक एक करके कि ये खर्चे पर, ये तो पढ़े लिखे हैं भाई, कांग्रेस के प्रवक्ता इस तरह से बात किए जा रहे हैं। किसी मैगजीन के इनके नेता ग्लोबल टाइम्स पढ़ के कुछ भी बोलते हैं, इनका स्क्रिप्ट राइटर पता नहीं किसी कोई मैगजीन को लेकर के करते हैं। भैया जो चीज बड़ी आंकड़े ठीक से पढ़िए, आप इस तरह से आरोप मत लगाइए। और गरीबों को ढकने की बात कर रहे हैं ना, जब यही आपकी सरकार में मारुति की फैक्ट्री लग रही थी तो गरीबों को आदरणीय संजय गांधी जी तब के किस तरह से उनको मारपीट करके हटाया गया था, शायद वो आपको पता नहीं होगा। एक बहुत बड़ा आयोजन आपकी सरकार के समय में हुआ था, एशियाड के गेम में भी उसको अच्छा किया गया था, लोगों को हटाया गया था, विस्थापित किया गया था, तब तो किसी ने उंगली नहीं उठाई थी। तीसरी आयोजन आप लोगों ने किया था कॉमनवेल्थ में, उसमें आपने क्या किया? अगर एक बड़ा आयोजन किया तो कितने बड़े घोटाला किया कि उसके चलते आज कई लोग जेल में हैं। आज जितनी बड़ी यहाँ पे आयोजन हुआ, पूरे विश्व में अपना नाम देश का हुआ है। पहले देश है ना, नेशन फर्स्ट ना। आप लोग क्यों कहते हैं कि करप्शन फर्स्ट? नेशन अगर फर्स्ट हुआ है। और दूसरी बात है, आपके नेता की बात मैं करता हूं, राहुल गांधी जी कुछ से कुछ बोले चले जा रहे हैं।
आप यही मोहब्बत की दुकान चलाते हैं। दीपक भाई, जरा सा मैं आपका ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूँ, यह गाना आपने सुना था कि मोहब्बत अब तिजारत बन गई है, तिजारत अब मोहब्बत बन गई है। तो इनके लिए जो है ना मोहब्बत, वो व्यापार हो गया, तिजारत। कांग्रेस के लोगों को बोलने के लिए कुछ नहीं है। आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने देश को इतना ऊपर किया है जितना आप सोच नहीं सकते। कितना बड़ा समझौता हुआ है, उस पर हम लोगों को फख्र होना चाहिए। बायोफ्यूल के में हम लोगों का इतना बड़ा समझौता हुआ, क्या उससे देश को धन अर्जित नहीं होगा? क्या मिडिल ईस्ट कॉरिडोर जो बना, क्या उससे देश और दुनिया को फायदा नहीं होगा? मुझे वाइंड अप करना है, हेडलाइन पे जाना है। अनुराग भाई, मैं ये बताना चाहता था कि बचपन में हमारे यहाँ जो है सूत्र वाक्य लिखे होते हैं, बड़ी किताबों में लिखे हुए हैं, वहां पे लिखा था गीता को कोट करते हुए, अधूरा ज्ञान अर्थात मृत्यु। अभिमन्यु का उदाहरण देके, इसलिए अधूरा ज्ञान हमेशा खतरनाक होता है। जी न्यूज़।